नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें पाकिस्तान के वो डॉक्टर्स जो कोरोना से लड़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स में उन मरीज़ों को अटेंड कर रहे हैं जो कोरोना से मुतासर होकर उन तक पहुंचते हैं और एक सख्त सूरत हाल से निपट रहे हैं। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कराची से सुनी होगी और तमाम डॉक्टर्स ने इस बात का खदशा ज़ाहिर किया है कि पाकिस्तान में कोरोना मरीज़ों की तादाद बढ़ सकती है। ये वो खदशा है जिसका तज़किरा आज से कुछ रोज़ पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान भी कर चुके हैं। इमरान खान साहब ने मीडिया से बात करते हुए टीवी पर सबसे ये कहा था कि शायद मई का मिड और जून का शुरू केसेस बढ़ने के खदशात हैं, केसेस बढ़ भी सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान, उन्होंने भी उस खदशे का इजहार किया कि मई के एंड और जून के शुरू में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो सकता है। जो डॉक्टर्स मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बैठे थे वो भी इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि जैसे ही मई का महीना स्टार्ट होगा उसके एंड तक पाकिस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। आज डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस खदशे को जिसका तज़किरा प्राइम मिनिस्टर ने किया, जिसका तज़किरा मुख्तलिफ पाकिस्तान की बड़ी शख्सियात और पाकिस्तान के मुख्तलिफ डॉक्टर्स कर रहे थे, आज वर्किंग डॉक्टर्स ने भी इस खदशे का इजहार कर दिया और वजह यह बताई है कि लॉकडाउन में नरमी की गई है। लोग लॉकडाउन की पासदारी नहीं कर रहे और गवर्नमेंट की जानिब से जो लॉकडाउन लगाया गया है वो भी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करता जो कोरोना वायरस के हवाले से दुनिया भर में और WHO ने बताए हैं। यही वजह है कि कोरोना मुतासरीन की तादाद, कोरोना वायरस के जो लोग हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। इतने केस गुज़श्ता 1.5 महीने में नहीं आए जितने 5 दिनों में आ गए हैं। ये इस बात का इजहार किया डॉक्टर्स ने और ये बात दुरुस्त भी है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो कोरोना के मुतासरीन हैं उनकी तादाद 10,129 तक पहुंच चुकी है और जो लोग जाँ बहक हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से उनकी तादाद 212 हो गई है। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद तकरीबन 2.6 मिलियन तक पहुंच चुकी है और अमवात की तादाद 1,81,164 का फिगर आ रहा है। इससे ज़्यादा अमवात भी दुनिया में हो चुकी हैं और जो लोग रिकवर्ड हुए हैं, क्योंकि डेफिनेटली बार बार हम इस बात का तज़किरा करते हैं, दुनिया भर इस बात का तज़किरा करती है कि इसमें रिकवरी भी के चांसेस 90% से ज़ायद हैं। 7,10,598 लोग 2.6 मिलियन में से रिकवर भी हो गए हैं। लेकिन रिकवरी के इस फिगर को सामने रखते हुए कभी भी आप कोरोना वायरस के प्रोटोकॉल्स को मत तोड़िए, लॉकडाउन को मत तोड़िए, क्योंकि डॉक्टर्स के खदशात अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर ये तादाद बढ़ गई कोरोना वायरस से मुतासरीन की, तो याद रखिएगा कि आप और मैं उस मुल्क के बासी हैं जहाँ मासूम बच्चे भूख से मर जाते हैं। आप और मैं उस मुल्क के बासी हैं जहां दुनिया भर में पोलियो ख़त्म हो गया लेकिन आज भी पाकिस्तान में पोलियो के केस रिपोर्ट होते हैं। आप और मैं उस धरती के रहने वाले हैं जहां आज भी हज़ारों की तादाद में लोगों को एड्स डायग्नोज होता है और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। आप और मैं उस मुल्क के रहने वाले हैं जिस मुल्क के हॉस्पिटल्स में आज भी इमरजेंसी में अमवात इसलिए वाक़ हो जाती हैं कि डॉक्टर उन्हें ठीक तौर पे अटेंड नहीं करते। आप और मैं उस मुल्क में रहते हैं जहां लोग दवाइयाँ खाने से, क्योंकि मेडिसिन तो इसलिए खाई जाती है कि आप ठीक हों, लेकिन पाकिस्तान में आज भी कई केस ऐसे सामने आते हैं कि लोग हॉस्पिटल इलाज कराने जाते हैं और उनकी मौत वाक़ हो जाती है ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ मेडिकल स्टाफ, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि हमारा जो मेडिकल सिस्टम है जिसका खदशा डॉक्टर्स ने ज़ाहिर किया, जिसका खदशा इससे पहले कई मरतबा भी डॉक्टर ज़ाहिर कर चुके हैं, और मेडिकल सिस्टम का आपको और हमें बेहतर तौर पे पता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतने महंगे हैं कि पाकिस्तान की सिर्फ 1% जो आवाम है वो उन हॉस्पिटल के ख़र्चे को बर्दाश्त कर सकती है और अपना इलाज करवा सकती है। बाकी 99% जो पाकिस्तानी हैं जो तकरीबन 21 करोड़ से ऊपर बचते हैं, उनके लिए वही सिस्टम है। लाल बिल्डिंगों और सफ़ेद बिल्डिंगें जो कि गवर्नमेंट की होती हैं, जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं होती, जहाँ डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ आपको ठीक तौर पे अटेंड नहीं करता, जहाँ डॉक्टर्स को भी कोरोना से बचने के लिए हिफाजती किट्स हैं वो मुहैया नहीं की गई। तो एहतियात ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर ये फिगर बढ़ गया जिसका खदशा डॉक्टर ज़ाहिर कर रहे हैं मई के एंड तक, तो पाकिस्तान का जो निज़ाम है
मेडिकल सिस्टम वो इस काबिल नहीं है कि उस फिगर का मुकाबला कर सके। तो इस पर बात करूंगा कि लॉकडाउन में नरमी की गई है, इस लॉकडाउन की नरमी को ख़त्म करना चाहिए। दूसरा, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। सिंध ने लॉकडाउन में सख्ती की, लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की, लेकिन अब क्योंकि लॉकडाउन नरम हुआ है तो उसका खदशा डॉक्टर्स ने जाहिर कर दिया। लेकिन ताजर बरादरी चाहती है कि उनके साथ लॉकडाउन जो किया गया है उनके साथ उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। यही वजह है कि वो शायद अपनी दुकानें खोल देंगे और ताजर और इंतजामिया के दरमियान कहीं झड़प भी मुख्तलिफ जगहों पे हुई है। क्या वजह है कि सिंध गवर्नमेंट ताजरों को एतमाद में नहीं ले सकी? इसी सब पर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा जनाब सईद बसरा साहब। बसरा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आगा रफ़ीउल्लाह साहब है, मेंबर नेशनल असम्बली। आगा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अगर ज्वाइन कर चुकी हैं तो शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं आगा साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा। ताजरों का जो मसला है वो कराची में वो डे फर्स्ट से चला आ रहा है। जब आप लोगों ने वहाँ सिंध गवर्नमेंट ने लॉकडाउन शुरू किया था, वजह क्या है कि सिंध गवर्नमेंट ताजरों को ऑन बोर्ड नहीं ले सकी? सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, हमने हर मुतक़िफ़ फ़िक्र के कारोबारी, इंडस्ट्रीज़, हर तबके को ऑन बोर्ड लेकर ये फ़ैसले किए हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे मिसाल के तौर पर जैसे कि वबा है और ये वायरस जो फैला है, ये हमें इत्ला दे के नहीं आया था। ये एक एमरजेंसी बुनियादों पर हमने डिसीजन लिए और उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया है। लेकिन कन्फ्यूजन जब पैदा होती है, जब वफाक और सूबों के बीच में वो कन्फ्यूजन हो, जब प्राइम मिनिस्टर साहब और सीएम साहब के ऊपर अटैक कर रहे हो कि इनकी स्पीड कुछ ज़्यादा है, लोग जो हैं वो कोरोना से ज़्यादा भूख से मर रहे हैं, और इस तरह की बातें जब इदारे करेंगे, गवर्नमेंट्स करेंगे, तो उसके बाद लाजमी बात है कि उसमें फिर मुख्तलिफ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि एक पेज पे रहे, कन्फ्यूजन रखना चाह रहे हैं और उस तमाम चीज़ों को, उन बातों को हवा दें कि जिससे कन्फ्यूजन और ज़्यादा फैले। बहरहाल कतहन ना इस टाइम मैं नहीं समझता कि कोई भी पर्सनैलिटी ऐसी है, कोई भी सीट, कोई भी पोजीशन ऐसी है कि वो चाहे कि कोई पाकिस्तानी जो है इस कोरोना वायरस के जद में आए और वो दानिस्ता तौर पे कोई गलती कर रहा होगा। लेकिन हमें देखें, एक बात फिर दोबारा मैं आपके तवज्जुह से, जो आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें की हैं, उसको आपकी बातों को सेकंड करूं कि हमें इस टाइम ये होना चाहिए कि एज ए कौम हम इस वबा से जान छुड़ाएं। इस टाइम हम अपने इख्तिलाफात, अपनी सियासत और हम तमाम इन चीज़ों को उठा के वो उसको कोरोना के हवाले करें। अगर हम बचा सके कोरोना से तो वो अपने लोगों को, अपने अवाम को इसके लिए एफर्ट्स करनी चाहिए। और अगर मिसाल के तौर पे थोड़ी देर के लिए मैं आपकी इस बात को मान भी लूं कि अगर हमने ताजरों को नहीं भी लिया तो क्या आया हम ये स्टेप गलत उठा रहे हैं? क्या आया ये काम गलत हो रहा है? तो इनको चाहिए कि गवर्नमेंट की सपोर्ट करे, ना कि उन बातों के ऊपर कान धरे जिससे ये वबा बढ़ रही है। मैं आपको दोबारा एक बात कहूं जी कि ये जो भी समझता है कि इस चीज का खतरा हमसे दूर है, वो सबसे ज्यादा अहमकों की जन्नत में रह रहा है। ये हर आदमी उतना ही इफेक्टिव है जितने लोग पॉजिटिव। शिजा फातिमा साहिबा, तो मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, आज डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस अलार्मिंग थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारे सवाल हम सबके जहनों में खड़े कर दिए कि जो गवर्नमेंट इकदाम करती नजर आ रही थी उनका इम्पैक्ट शायद वो नहीं आ सका जो आना चाहिए था। मतलब डॉक्टर्स की बात सुन के हमें ये लगा है। क्या आपको लगता है कि ऐसा ही है, गवर्नमेंट ने से कहीं कोरोना से लड़ते हुए जो पॉलिसी बनाई, जो इकदाम किए गए, वो नाकाफी रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोरोना, पहली बात तो ये हम सब जानते ही हैं कि जो कोरोना है वो एक पैंडेमिक है। और अगर ये कहा जाए कि किसी को प्रिपेयर्ड होना चाहिए था तो, या किसी की भी जो फैसिलिटीज हैं वो सफिशिएंट होनी चाहिए थी, वो तो नहीं हो सकता था जी। मगर जिस चीज़ की हमें ज़रूरत थी वो ये थी कि हमारे मुल्क के अंदर एक तरीके से कोरोना थोड़ा लेट आया, तो उससे ये था कि हम कुछ सीख सकते थे बाकी ममालिक से, ख़ास तौर पे ईरान और चाइना
जहां हमसे थोड़ा पहले कोरोना आया था, उधर से मेरा ख्याल है कि हम। शीजा साहबा की आवाज़ ठीक नहीं आ रही, इसको इनको जरा दोबारा कनेक्ट कीजिएगा। बसरा साहब, लॉकडाउन अगर नरम कर दिया जाएगा तो कोरोना फैलने का खतरा है। सवाल ये पैदा होता है कि आपकी गवर्नमेंट तो ये क्लियर ही नहीं कर सकी कि लॉकडाउन है या नहीं है। अगर है तो वो किस हद तक है, और अगर आप लोगों ने लॉकडाउन किया तो क्या सिर्फ डॉक्टर जफर मिर्ज़ा या बाकी जो डॉक्टर्स पाकिस्तान भर में काम करें उनको एतमाद में लिया, उनसे प्रोटोकॉल्स लिए कि भाई उस लॉकडाउन को किस तरह फॉलो किया जाएगा ताकि जिस मकसद के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है वो मकसद पूरा हो सके? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अदनान भाई आपके मदद करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये गुजारिश करूं, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ के अंदर बिल्कुल क्लियर है। हम बिल्कुल क्लियर विजन और क्लियर हेडेड जो है वो अपनी पॉलिसीज़ को लेके आए हैं। लॉकडाउन की लॉकडाउन ज़मीन के ऊपर मौजूद है। आप देखें, सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटी बंद, पब्लिक प्लेस बंद, शादी हाल बंद, तमाम मॉल्स बंद, दुकानें बंद। और मुझे ये समझ नहीं अब आ सकी, मैं भी तालिब इल्म हूँ, सीखता हूँ रोज़। हम लॉकडाउन की डेफिनेशन फिर क्या है? अगर तो आप कह रहे हैं कर्फ्यू, तो कर्फ्यू तो गवर्नमेंट ने इम्पोज नहीं किया। सो गवर्नमेंट की इसके ऊपर बड़ी क्लियर बिल्कुल है। हाँ, कन्फ्यूजन है थोड़ी सी, वो है अपोजिशन जब इस पे बात करती है उसके ऊपर, या वो मीडिया के ऊपर आके बात करते हैं। लोगों में कोई कन्फ्यूजन नहीं है बिल्कुल। अपोजिशन भी तो यही पाकिस्तान के, कौन सी इंडिया से आ गई? मैंने पाकिस्तान के लोग हैं तो मैंने तो नहीं कहा कि वो इंडिया से या इजराइल से हैं। तो पाकिस्तान के लोग हैं ना, तो पहले तो वो पाकिस्तानी। अगर कंफ्यूजन उनमें है तो बतौर गवर्नमेंट आप उनकी कंफ्यूजन दूर करें। बसरा साहब देखिए अदनान भाई, हम उनकी नेशनैलिटी से बात नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूं कि अगर इसका परसेप्शन दे रही है लॉकडाउन की कंफ्यूजन का, तो वो तो शिकार है अपोजिशन। गवर्नमेंट मरकज के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी, केपीके के अंदर भी, सिंध के अंदर भी, और बलूचिस्तान के अंदर भी, और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी, गिलगित बल्तिस्तान में, हर जगह लॉकडाउन मौजूद है। लोग जॉब्स पे नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे सर? नताइज क्यों नहीं आ रहे? अदनान भाई, अब लेट मी स्पीक ऑन इट। नताइज क्यों नहीं आ रहे आप कह रहे हैं? आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान के हमसाए के अंदर एक बॉर्डर है चाइना का, जहां से ये वायरस निकलता है। एक दूसरी तरफ हमारे ईरान है, जहां ये पेंडेमिक बिल्कुल अपनी शिद्दत के साथ मौजूद रही। अगर आज अब पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेट है कि मोर्टेलिटीज हुई हैं, वो रेट उठा के देख लें, नंबर्स उठा के देख लें। अगर आप हमारे यहाँ पे इफेक्टेड जो हमारे पेशेंट की नंबर उठा के देख लें, तो रिजल्ट तो मौजूद हैं। आप कंपेयर कीजिए इसको इस दौरानिए के दौरान यूरोप से, अमेरिका से, आप कनाडा से। सर उन्होंने मिलियंस में टेस्ट किए हैं सर, उन्होंने मिलियंस में। शीजा साहब, बट गॉट द पॉइंट सर, आपका नुक्ता ले। शीजा साहब, आपकी आवाज कट रही थी, आप अगर आवाज क्लियर है तो अपना नुक्ता कंप्लीट कर लीजिए, अपना मौकिफ। मैं ये कहना चाह रही थी जी, ये हमारे लिए थोड़ा सा एक हमें थोड़ी सी वार्निंग मिल चुकी थी जब चाइना और ईरान के अंदर जो है ऑलरेडी आ गया हुआ था। और उसके अलावा मैं इन ममालिक से ये भी कंटिन्यूसली पता चल रहा था कि बार बार वार्न कर रहे थे बाकी दुनिया को, इटली भी, कि लॉकडाउन क्योंकि हमने नहीं किया प्रॉपर तरीके से, इस वजह से हमारी जो इंक्रीज है वो एक्सपोनेंशियल हुई है। और वो तलकीन कर रहे थे बाकी ममालिक को कि जल्द अज जल्द लॉकडाउन किया जाए। हमारे यहाँ तकरीबन 3 से 4 हफ्ते वजीर आजम जो एड्रेस करते रहे वो लॉकडाउन कर्फ्यू में कंफ्यूजन क्रिएट करते रहे। और दूसरी तरफ जो है वो इस चीज़ का हमें कंफ्यूजन रही कि मैं अब आपको थोड़ी सी जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई, देखिए ये नहीं होना चाहिए था। अच्छा, एक चीज और भी ऐड कर लीजिए शीजा साहब, बसरा साहब पीटीआई से हैं और पीटीआई ये कह रही है कि कंफ्यूजन का शिकार सिर्फ अपोजिशन है, अवाम नहीं है। मैं कंप्लीट कर लूंगी। लॉकडाउन जो है वो एक तो बहुत लेट लगा, दूसरी बात ये है कि हमारे जो बॉर्डर कंट्रोल है दैट वाज वेरी वीक। हमारी चाहे वो ईरान से ज़ायरीन हो, या वो उम्रे से आने वाले लोग हों, या वो इंग्लैंड से लैंड करने वाले लोग हों, मैं 11 मार्च को जी जद्दा से लैंड की हूँ, मेरी कोई टेस्टिंग नहीं हुई एयरपोर्ट के ऊपर। 11 मार्च को मैं बता रही हूँ, 26 फरवरी को पहला केस आ चुका था कोरोना का। तो इस तरह की देखिए ये फेडरेशन का काम था। दूसरी बात ये है कि जो रोजमर्रा इमरान खान साहब की हमें तकारीर नजर आई, उसमें जो डिसइंफॉर्मेशन क्रिएट हुई दैट वाज अलार्मिंग। हमें कहा गया गर्मी आएगी तो वायरस मर जाएगा, नौजवान लोगों में वायरस नहीं फैलता, लॉकडाउन से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कहा गया ये जानलेवा वबा नहीं है। देखिए इस तरह की चीजों ने नॉन सीरियसनेस अवाम के अंदर क्रिएट की। हमें लैक ऑफ सीरियसनेस एंड लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द हाईएस्ट लेवल नजर आई। साहब वो नुक्ता क्लियर कर दीजिए जो सवाल मैंने ऐड किया था कि सिर्फ अवाम जो है वो कंफ्यूज नहीं है, जस्ट अपोजिशन कंफ्यूज है। जल्दी से आज आप सड़क पे निकल आए तो खाली ऑपोजिशन से ने सड़कें और बाजार तो नहीं भरे हुए ना, ये तो अवाम ही बाहर निकली हुई है। तो फिर किसकी जिम्मेदारी है ये इस चीज की सीरियसनेस अवाम के अंदर इंस्टिल करना?
वो अपोजिशन की तो जिम्मेदारी नहीं है। आज लाहौर में ट्रैफिक जैम था, आपने दर्जी खोल दिए, बार्बर खोल दिए, आपने ये दुकानें जब खोली तो जो पुलिस वाला या जो फौजी नाकों के ऊपर लॉकडाउन इन्फोर्स कर रहा था उसकी सारी लेजिटिमेसी खत्म हो गई। जो मुझसे कल निकलते हुए पूछता था आप कहाँ जा रही हैं, वापस घर जाएं, आज मैं उसको कहती हूँ जी मैं नाई पे जा रही हूँ, तो उसकी तो मतलब वो तो कहीं का नहीं ना रहा। बिल्कुल तो सही, सब लोग बिल्कुल सही शेर साहब, गॉट द पॉइंट। मैं आगा साहब एक चीज का मैं कमेंट लेना चाहूंगा आपसे। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि पाकिस्तान का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आगा आगा रफीउल्लाह साहब आपको आवाज आ रही है सर? डॉक्टर कह रहे हैं कि हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल नहीं है कि अगर खुदा ना खास्ता कोरोना के नंबर्स बढ़े, तादाद बढ़ी, तो वो उसको बर्दाश्त कर सके। 2020 में भी अगर हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर एक सवालिया निशान हो तो आपके ख्याल में हु इज रिस्पॉन्सिबल, पाकिस्तान का आम शहरी या वो लोग जो हम सब पर हुकूमतें करते आए और कर रहे हैं? आगा साहब। जी देखें, मैं आपको एक आपने क्वेश्चन आपने बड़ा अच्छा किया है। आज पूरी दुनिया इस चीज़ पर मजबूर हो गई है सोचने पे कि जहाँ पर भी तरक्की पजीर ममालिक में भी जहाँ पर मेडिकल आता दितर आधा बठेरता, वहाँ पर यही सिचुएशन हुई है जो हमारे पास हुई है। हमें एज ए कौम, एज ए मुल्क और बल्कि पूरी दुनिया को आइंदा जो है वो सोशल उस पर जाना चाहिए। मेडिकल हमारा नंबर ऑफ पाकिस्तानी के ऊपर होना चाहिए और वो बिल्कुल हर पाकिस्तानी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ये खाली आज मेरा मसला नहीं है, ये आज देखें अमेरिका भी, आज दुनिया की हर वो रियासत जिसके पास ये निज़ाम था वो आज मफलूज हो गया। तो ये आप ये हुकूमतों पर और सियासतदानों पर नहीं, आगा साहब क्लियर कर दीजिए सर। सर आगा साहब क्लियर कर दीजिए ना सर, सुने ना, क्लियर कर दीजिए सर। हम मैं आपके पास तो मरीज ही सर 11,000 हैं, 11,000 मरीजों पे डॉक्टर कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है। ओ भाई, जिनके आप एग्जांपल दे रहे हैं आगा साहब, वहां तो लाखों में मरीज गए हैं। आज भी हमारे पास ऐसा ही है, लाखों में। आप देखें, मेरी बात सुने, आज भी आप अगर टेस्ट करवाएंगे तो आपका फिगर भी कोई कम नहीं है। आप जो टेस्ट करवा रहे हैं उस टेस्ट के हिसाब से आपका फिगर वही आ रहा है। आप मुझे ये बताएं, उन्होंने कितने टेस्ट करवाए, आपने कितने करवाए? ये वबा है। इसमें देखें, इसमें हम एक अलार्मिंग सिचुएशन में जा चुके हैं, जा नहीं रहे, हम जा चुके हैं। आप जहां पर आपका रेशो क्या है टेस्ट का, आप ये देख लें, और उनका रेशो क्या है टेस्ट का वो देख लें। आप सेम पोजीशन पे। सिर्फ ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम बाकी कंट्रियों से थोड़ा सा बेहतर है। वो इसलिए बेहतर है कि हम इससे ज्यादा एनवायरनमेंट हमारे इसमें जब हम सर्वाइवर करवा रहे हैं तो ये इतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहा, लेकिन ये आगे जाके खतरनाक होगा जब हमारे बच्चों को और ज़ईफ लोग बस ज्यादा कमेंट आप भी इस पे कर दीजिए। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं इस मुल्क के पास। भाई ये बड़ी खतरनाक बात है कि 11,000 मरीज आपके पास आए और डॉक्टर्स मजबूर हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे कि खुदा ना खासा ये फिगर इस तरह बढ़ना शुरू हो गया तो पाकिस्तान का स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। देखिए अदनान, मैं तो इस पर ये कमेंट करूंगा क्योंकि आज हम पॉलिटिक्स को क्वारंटाइन करके बैठे हुए हैं। मैं कहता हूँ इस पर बात मैं न करूँ, लेकिन ये बात इसलिए लाजमन करनी है कि मेरे भाई दोनों जो पार्टिसिपेंट्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन पार्टीज को कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की है प्रेडोमिनेंटली, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े पोलिटिकल ऑस्टेंटिएशन की चीज़ें तो खड़ी की गई हैं जिनका इवेंचुअली बेनिफिशरी भी ये खुद रहे हैं। लेकिन जो तालीम और सेहत थी, सेहत का तो आज आपने देखा ना भांडा ही फूट गया ना जी। यानी कि पंजाब के अंदर आप देखिए कि ट्रेन्स और इन सारे चीज़ों के ऊपर जो पोलिटिकल ऑस्टेंटिएशन है इसके ऊपर मिलियंस एंड मिलियंस लगा दिए गए, 500 अरब के करीब। लेकिन वेंटिलेटर जब मुश्किल वक्त आया तो पंजाब के अंदर 1600 थे, उनमें से भी 850 काम कर रहे थे, बाकी नाकारा थे। ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर जब हम नए पाकिस्तान की बात करते हैं वहां जहां तालीम हो, जहां सेहत हो और एक आम आदमी के लिए सेहत की बेहतरीन सहूलतें अगर ना थी तो अच्छी होनी चाहिए थी। 72-73 साल के अंदर पाकिस्तान के सेहत के निज़ाम पे तवज्जो नहीं दी गई। उसकी रीज़न ये हुई कि आज तो अब पेंडेमिक निकलाना, चलो पूरी दुनिया सफ़र कर रही है, लेकिन हमारे गुज़श्ता अदवार के वज़राए आज़म को भी इलाज करवाने के लिए, हत्ता कि एक छींक का इलाज करवाने के लिए भी पाकिस्तान में कोई हॉस्पिटल नहीं है। बेचारे वोटर, बेचारे पाकिस्तानी, बेचारे मजबूर लाचार पाकिस्तानी के लिए तो यहाँ पे टूटा फूटा कोई स्ट्रक्चर है जहाँ पे जाके लोग बेचारे आप देख लें क्या हाल है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। ये हम सारी सियासी जमातों को सोचना चाहिए, क्यों नहीं था, क्यों ना हो सका और अब हम इसको कैसे बेहतर कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योर करता हूँ, इस मुश्किल की घड़ी जब ओवर होगी इंशाल्लाह बड़ी जल्दी आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर आपको 7,000 के करीब वेंटिलेटर्स
ऑपरेटिव मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। इस तरह से हमें काम करने की बिल्कुल जरूरत ठीक है, वॉर बिल्कुल फुटिंग ठीक के ऊपर। है। शीजा साहब एक कमेंट करते हैं, मैं ब्रेक पे जाना चाहूंगा उससे पहले, क्योंकि इस टॉपिक को मुझे क्लोज करना है। पाकिस्तान का मेडिकल सिस्टम, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं रहा, अच्छा नहीं है आज भी। उसके जिम्मेदार हमारे वो हुक्मरान थे जिन्होंने हुकूमत की। क्या आप इस बात पर को इंडोर्स करेंगी कि पॉलिटिकल लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज को और हुकूमतों को बैठना चाहिए एक मजबूत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? मुझे अफसोस हुआ उस्मान बसरा साहब की ये गुफ्तगू आज के दिन में सुन के। लेकिन बात यह है कि देखिए, जहाँ तक तो लीडरशिप का ताल्लुक है वो बाहर क्यों जाती है, पूरी दुनिया में डिफरेंट लेवल ऑफ मेडिकल एडवांसमेंट है। जो मियाँ साहब की तकलीफ जिसको ये रेफर शायद करना चाहते होंगे, वो ऐसी थी कि जिसका जो इलाज है वो यूके में भी लेकिन पूरी शीजा, मैंने तरीके से रेफर भी नहीं किया, मैंने available किसी का नहीं नाम है। नहीं लिया, मैंने एक जनरल बात की है। आप देखिए, मैंने बिल्कुल ना आपको का टॉन्ट किया है, मैंने कहा ओवरऑल पाकिस्तान का सिस्टम खराब है। ठीक है, सुन लें शीजा जी साहब। प्लीज। दूसरी बात यह है कि देखिए, इल्जाम तराशी तो हुई एट द एंड ऑफ द डे, चाहे जिस भी टोन में की गई। लेकिन बात यह है कि आप पिछले 7 साल पंजाब को और केपीके को कंपेयर कर लें और मुझे बता दें कि कौन से सूबे में कितने वेंटिलेटर ऑर्डर हुए और कितने वेंटिलेटर चालू हैं और कितने एग्जिस्ट करते हैं। हम वो भी कंपैरिजन करके देख लेते हैं और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये बात दुरुस्त है कि हमें हेल्थ के ऊपर जो है हमारा परसेंटेज बजट स्पेंडिंग जो है वो दुनिया के मुकाबले में कम है। मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि 5 साल 2013 से 2018 में हमने कंटिन्यूसली एवरी सक्सेसिव ईयर हेल्थ बजट बढ़ाया था और पंजाब के अंदर हमने मेरे ख्याल से रिकॉर्ड नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स की अपग्रेडेशन और हमने कायम किए थे। पिछले 2 सालों में वो बजट को हमें स्लैश करना पड़ा बिकॉज ऑफ मल्टीपल इकोनॉमिक रीजन जो हमारे इकोनॉमिक मुल्क में मेल्टडाउन हुआ। पिछले 2 साल में हमारा हेल्थ बजट मेजर स्लैश हुआ है। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि हमें सबको इकट्ठा बैठना पड़ेगा और ये जिम्मेदारी हुकूमती वक्त की होती है कि वो किस वक्त जो है वो अपोजिशन को साथ लेके चलते हैं। बिल्कुल सही, गॉट द पॉइंट। ब्रेक पे जा रहा हूँ, एक ब्रेक ले लीजिए जी। नाज़रीन वेलकम बैक। चीनी और आटा बहरान की रिपोर्ट शाया हुई, वो पब्लिक कर दी गई और उसके बाद उसका फोरेंसिक कराने का कहा गया। 25 अप्रैल को उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट पेश की जाएगी। अभी तक तो हमें यही पता है कि शायद इसमें कोई डिले की खबर नहीं आई, सिवाय शेख रशीद साहब ने एक खदशा जाहिर किया था। लेकिन इसी दौरान FIA के एक ऑफिसर सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा साहब उनका नाम है, एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट पर हैं और ये उस सारे प्रोसेस में थे जब ये रिपोर्ट जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पब्लिक की और उसके बाद जो फोरेंसिक भी शुरू हो रहा है तो उसका भी ये थे। इन पर ये इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने जो खुसरो बख्तियार साहब हैं, जो कि मेन किरदार हैं इस पूरी रिपोर्ट का, मरकज़ी ख्याल, मरकज़ी किरदार जो हैं, उनको इन्होंने हसास मालूमात फराहम की जो कि नहीं करनी चाहिए थी। साथ में ये भी बताया गया है कि जिस डाटे पर पिछली रिपोर्ट मुरतब की गई थी, खुसरो बख्तियार से रिलेटेड डाटा भी गलत दिया गया जिस पर वो रिपोर्ट बनी। ये भी खदशात जाहिर किए गए हैं। एक और ख़बर वो ये है कि जहांगीर तरीन साहब की एक मिल के जो GM हैं आसिम बाजवा साहब, वो इनके चचा के बेटे हैं। तो मैं आगा साहब आपसे सवाल है कि हम तो बड़े खुश थे कि एक रिपोर्ट आएगी, वो बड़ी नीट एंड क्लीन है, बड़ी शफाफ है, उसमें जहांगीर तरीन साहब को तो साइडलाइन कर दिया गया, बाकी लोगों को भी 25 के बाद सजाएं होंगी। लेकिन 25 तो 25 रही सर, यहाँ तो 21-22 को ऐसे वाकयात होना शुरू हो गए कि पिछली रिपोर्ट मशकूक हो गई सर। देखें अदनान भाई, मैं आपको सीरियस बोलूँ, मेरा दिल नहीं करता इस टाइम इन चीज़ों पर बात करने को, लेकिन जब आप पहले अपने पुराने शोज़ उठा के देख लें और मीडिया पे मुख्तलिफ पॉलिटिशियन के पुराने शो उठा के देख लें जी, और प्राइम मिनिस्टर साहब के पुराने स्टेटमेंट उठा के देख लें, जब ये लाहौर में, पंजाब में जाके स्टेटमेंट देते हैं कि जी एक खुसरो बख्तियार और जहांगीर तरीन तो नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने खुद कहा था, सहाफियों के सामने कहा था, सहाफियों के सामने कहा था। जी जी जी। तो अब मसला ये है कि ये रिपोर्ट लाने का भी कोई एक मकसद था और अपने मकासद पूरे करने के बाद अब और इनके एम्स हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि अल्लाह पाक हमें इस वबा से जान छुड़ाए। ये दूसरी वबा से अल्लाह ने चाहा कि क्योंकि ये वबा जो लेके आए थे वो भी अब इनको वबा समझ बैठे हैं,
तो इसलिए इत्मीनान रखे, वो जो लाए थे वो खुद ही इनका बंदोबस्त कर रहे हैं। नहीं तो और हम आगा साहब, आप उस कह रहे हैं वक्त पिछली इनके रिपोर्ट जो एक पब्लिक मिनट की गई, एक मिनट वो भी अदनान मकसद कंप्लीट, था। अदनान कंप्लीट, जी, जी। अदनान मैं कंप्लीट कर लूं, अदनान जी मैं जी जी सर, जी सर, जी सर। इस वबा को जो लोग ला रहे थे उस वक्त भी हम उस सारे प्रोसेस का हिस्सा नहीं थे, और अब जिस अंदाज में ये लोग इनको भगाने के चक्कर में, तो भी इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। हम सिर्फ जमहूरियत पे बिलीव करते हैं और जमहूरी निज़ाम के साथ होंगे और रहेंगे, और इंशाल्लाह जमहूरियत के ऊपर यकीन रखते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि ये पब्लिक करना भी एक इनका गेम था, एक टारगेट था। वो अब उससे अगर वो बेनिफिट टारगेट अचीव कर गए तो अब चीज़ों को ये गोल मोल करेंगे, इसमें बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बसरा साहब, पहले तो इस सजाद मुस्तफा बाजवा साहब के जो इक़दामात सामने आए, उसके बाद तो पिछली रिपोर्ट भी मशकूक हो गई। जो फोरेंसिक ऑलरेडी आप लोग कर रहे थे वो भी मशकूक हो गया। तो ये तो मशकूकियत पे मशकूकियत एक तरफ बढ़ती जा रही है, दूसरा चीनी आज भी लोग 90 रुपये से ज़ायद किलो लेने पे मजबूर हैं। तो क्या 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 दिया आपने ये सब कुछ करने के बाद सर आवाम को? देखिए, मेरे ख्याल में एक शख्स की जो जिस पे भी उन पे इल्ज़ाम लगाया, उनकी सारी तहकीकात से अलहदा भी किया गया है, और वो एक प्रोसेस ऑफ लॉ को सामना करेंगे कि इस इंकशाफ के ऊपर कि वो एलिजिडली अभी इसमें मुलव्वस। देखिए, इसमें अप्रिशिएट करने वाली जो बात है ना, वो ये है कि इस कदर शफाफियत से चीज़ें हो रही हैं कि कोई, देखिए पाकिस्तान एक तीसरी दुनिया का मुल्क है, हम तरक्की पजीर मुल्क हैं, यहाँ पे बहुत सारी इखलाकी जो बहरान है हमें उसका सामना है, मॉरल करप्सी का हमें सामना है। ये चीज़ें अब हम ठीक कर रहे हैं। जो इसमें पॉजिटिव चीज़ देखने की ये है कि इस सारे सिस्टम के अंदर जो इतने बड़े माफियाज के खिलाफ ये चीज़ें निकली हैं, जो लोग इसका हिस्सा हैं, जो सारे आपके नाम ले लेना, चीनी का माफिया हो गया भाई, जो जिनकी रिपोर्ट आई है, जिनकी रिपोर्ट आई है उसमें नाम, सारे जो नाम है ना, 4-5 नाम तो ले सब चीनी वाले इसमें शामिल हैं। क्या नाम क्या है? सारे के सारे शामिल हैं। आप में देखें, मुल्क के अंदर 92 शुगर मिल्स हैं, अब 92 के नाम लूं मैं क्या? मुझे बताइए सर, जिनका आगा रफीउल्लाह साहब, आपको चाहिए कि आप तहम्मुल मिजाजी से मेरी बात सुने, क्योंकि जब आप बोल रहे थे तो आपने ऊंची आवाज में कहा था अदनान ठहर जाओ, मेरी बात सुनो। आप भी मेरी बात सुनिए। अब ये मसला ये है नहीं सर, देखिए अब ये बायपास मत करें। आपने अदनान मेरा होस्ट है, मैं उससे कह सकता हूं, आप मेरे भाई हैं, मैं आपसे भी कह सकता हूं ना। आगा रफीउल्लाह मेरा भाई है, मेरा कोलीग है, मुझसे भी कह सकता हूं भाई आप भी जरा सर, मैं चीनी माफिया के नाम सुनना चाहता हूं। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे चीनी माफिया के नाम नहीं, 4-5 के बता दें, 4-5 के बता दें। मियां मंशा साहब का नाम इसके अंदर है। अच्छा, इसके अंदर जहांगीर तरीन साहब का नाम आया, पीटीआई, खुसरो बख्तियार का आया। नहीं, आप जमात को नहीं कह सकते, सियासी वाबस्तगी। आप सुनिए, सबसे ज्यादा मिले जो हैं क्या सारी जहांगीर तरीन की हैं? 20% शेयर है सबसे ज्यादा। और नहीं भाईजान, उन्होंने खुद बोला है पाकिस्तान सर जदिया मिला वो कह रहे हैं अभी 1 साल के अंदर जहांगीर। और भाईजान ये बहस दूसरी तरफ निकल जाएगी। पाकिस्तान के अंदर 92 20% शेयर है भाई, 20% शेयर है साल के अंदर, इस साल के अंदर प्रोडक्शन में, क्योंकि मियां साहब नदीम मलिक साहब के साथ बैठे हुए खुद एडमिट किया जहांगीर तरीन ने। मैं तो रेफरेंस ही नहीं दे रहा। अब आप सुनिए, अब मुझे भी सुन लीजिए ना। हाँ जी, पाकिस्तान के अंदर 92 शुगर मिले हैं। 3 को ओन करते हैं जहांगीर तरीन साहब, 6 को, और नहीं अब भाई 3 को ओन करते हैं। 3 को मिला ने वो कहता मेरी 6 ने, तुसी कहते हो 3 ने, मतलब जिसकी मिला मैं उसकी बात मानूंगा ना। मैं तो आपकी मान ही नहीं सकता। क्या जहांगीर तरीन से भाई 3 में पार्टनरशिप है, लेकिन फिर स्टैट ठीक करना ना। पार्टनरशिप है भाईजान, आपको नहीं पता ना, मैं बता रहा हूं, मैं पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। 3 मिले उनकी हैं, 3 में पार्टनरशिप है। बाकी 92 जो है उनका, अगर 6 निकाल दें उसमें थे, चले 6 निकाल दें, 86 के कोई नाम नहीं है। मेरी बात सुनिए, ये सवाल नहीं था। सवाल ये है कि जब आपने कहा कि एक अफसर की एलिजिडली उसके अंदर आने में जिसको के पॉइंट आउट कर लिया गया है, जिसको के तहकीकात से बाहर निकाल दिया गया है, जिसके खिलाफ ज़ाब्ते कार्रवाई हो रही है, इस सारी बात को आप टेंटेड नहीं कर सकते। बड़ी बात यह है कि तहकीकात हुई, पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुई। आपकी पावर सेक्टर के अंदर तहकीकात हो रही है, पहली दफ़ा हो रही है। फोरेंसिक की बात पहली दफ़ा की जा रही है, लोगों को हटाया जा रहा है, सजा की बात की जा रही है। ये तब्दीली है। अब किसको हटाया जा रहा है, मैं कह रहा हूं भाईजान, जब आप ऑडिट की रिपोर्ट आएगी। अब जो आगा रफीउल्लाह साहब ने बात की, वो कह रहे हैं वबा की बात कर रहे थे। मैं भी आगा रफीउल्लाह साहब आपसे एग्री करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद तमाम वबाओं का इलाज होना चाहिए। सबसे पहले एक वबा थी अयान अली, उसका भी इलाज अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। कंबाइन अकाउंट्स के इलाज हो रहे हैं। चीनी वाले, फलूदे वाले, गायब लोगों के अकाउंट में पड़े हुए पैसों का हिसाब। नाउ लेट, आप मुझे सुन लीजिए, इस तरह ही आपके चेयरमैन साहब के अयान अली के साथ को अकाउंट, वहां से पैसे आने, उसका भी इलाज हो रहा है। इन तमाम वबाओं का, ओमनी की वबा का हमने इलाज करना शुरू कर दिया हुआ है। इन तमाम वबाओं का इलाज कुछ पाकिस्तान के अंदर जारी है,
कुछ वबाएं हवाखोरी करने बाहर चली गई हैं, तो बाहर वाली हवाखोरी की वबाओं को भी और पाकिस्तान के अंदर चिमटी हुई इन जोंकों वाली वबाओं को भी, जिनका अयान अली है, ओमनी है, कंबाइन अकाउंट्स हैं, जवाब आ गया सर। ये सबको ठीक करेंगे। मैं आपसे एग्री करता हूं। ये सारे इल्जाम भाईजान, हैं, तो आगे आप कौन सा लेके सही चले, आगा साहब मैं टाइम दूंगा, आगा साहब मैं हैं। टाइम दूंगा आपको, आप इस पर रिस्पॉन्स करिएगा। मुझे शीजा साहबा से रिस्पॉन्स लेना है। शीजा साहबा, ये तो सजाद मुस्तफ़ा बाजवा साहब जो एडिशनल डायरेक्टर एफआई हैं, उनके जो इकदाम हैं उन्होंने तो पूरी रिपोर्ट को मशकूक कर दिया, जबकि बसरा साहब कह रहे हैं कि नहीं जी रिपोर्ट तो ऑन मेरिट है और एहतसाब होगा, लोगों को कटहरे में लाया जाएगा। अदनान, मेरा ना बिल्कुल थोड़ा सा फर्क व्यू है। एक तो ये बड़ी स्मार्टली नंबर्स के साथ खेल रहे हैं कि 86 मिलें किसकी हैं और 3 किसकी हैं। बात यह है कि मिल बड़ी और छोटी भी तो होती है ना। 20% आपका जहांगीर तरीन साहब का शुगर प्रोडक्शन में शेयर है। वो तो बसरा साहब नंबर मानने को तैयार नहीं है शीजा साहबा, ये बात तो मैं भी कर चुका हूं उन्हें। इसी तरह खुसरो बख्तियार साहब का 18% जो है वो शुगर प्रोडक्शन में शेयर है। तो तकरीबन मुल्क की जो 30 से 40% है वो कैबिनेट में शुगर प्रोडक्शन बैठी हुई है। देखिए, मेरा इख्तिलाफ है यहाँ पर आप सारों के आर्गुमेंट पे, और मेरा इख्तिलाफ ये है कि मिल ओनर जो है ना, ये तो जहांगीर तरीन को आप अंडर द बस थ्रो करके पीटीआई अपने आप को साफ करना चाहती है। बात ये है कि मसला मिल ओनर का है ही नहीं। मसला ये है, मैं अदनान आपको एक फ्री खाने का कूपन दूं, आप जाके खाना खाओगे, और मैं आपको कहूँ आपने चोरी का खाना खाया है। भाई कूपन तो मैंने आपको दिया ना, आपको हुकूमत ने इजाजत दी ना भाई साहब के कूपन भी दिए गए हैं। आपको मिल है, वेरी गुड। आपने आपको हुकूमत ने सब्सिडी दी ना, आपने हुकूमत की सब्सिडी ली। देखिए, अब यहाँ पे इन्फ्लुएंसर जरूर है। जहांगीर तरीन साहब जो है वो डिस्क्वालीफाई होने के बावजूद टास्क फोर्स के हेड लगे, उनका डेफिनेटली इन्फ्लुएंस था ऑन एवरी पब्लिक पॉलिसी डिसीजन। खुसरो बख्तियार जो है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी के थे, और उससे पहले भी वो मिनिस्टर थे जब ये डिसीजन हुए, उनका एक बिल्कुल एक पॉलिसी के ऊपर था। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का होना रोते रहे 10 साल, और इन्होंने चीनी प्रोडक्शन के टॉप के जो 40% चीनी प्रोडक्शन है उनको टास्क फोर्स का हेड लगा दिया। फिर जब ये फैसले हुए तो इमरान खान साहब और गुलजार साहब हाथ धो के साइड पे हो गए और इनको आगे कर दिया। देखिए, इजाजत पाकिस्तान में चीनी की किल्लत होने के बावजूद इजाजत वजीर आजम पाकिस्तान कैबिनेट ने दी, जो कि इस वक्त कल्प्रिट है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में शुगर का क्राइसिस क्रिएट हुआ और कीमत जो है वो आम गरीब आदमी के लिए 55 रुपए से 80 रुपए की हो गई। इन्होंने डॉलर को ऊंचा किया उसकी मद में, और चीनी महंगी करने की मद में अपने जो फरीकैन हैं और अपने जो इनके फाइनेंशियल इनको पार्टी इनकी चलाते हैं उनको इन्होंने बेनिफिट दिया है। लेकिन शीजा साहबा ये तो देखे ना, शीजा साहबा एक नुक्ता ले लीजिए। बसरा साहब बार बार इशारा करें, जल्दी से बसरा साहब 20 सेकंड। मैं शीजा सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं, जिस कूपन की तरफ आप इशारा कर रही हैं, जरा बताइए कि 22 अरब रुपए की सब्सिडी के कूपन बांटने वालों के मुतालिक भी आप, शीजा मेरी बात तो सुन लीजिए ना, मेरी रिजर्वेशन सुन लीजिए। अगर कूपन बांटने की आप बात कर रही हैं, ये रिपोर्ट बता रही है कि 3 अरब रुपए की सब्सिडी हमने दी, 22 अरब रुपए के कूपन बांट गए आप लोग, और एक अब्बासी साहब ने आपने जाते जाते हमजा के भाई को जो कूपन बांटे जरा उसका बताएं, वो भी जुर्म है कि नहीं? सीधा साहब रिस्पांस करना तो कर दें प्लीज, जल्दी से बताइए। अदनान, हमने सब्सिडी दी, हमने बिल्कुल शुगर की एक्सपोर्ट की इजाजत दी, और हमारे टाइम पे 7.5 मिलियन मेट्रिक टन प्रोडक्शन थी और 5 मिलियन पाकिस्तान की कंजम्पशन थी, जिसकी वजह से ये बताइए कि हमारे टाइम पे उनको बोलने देना, मैं आपने पॉइंट रख दिया ना उनके सामने। भाई आप मेरी बात सुनिए। जी मैं सुन रहा हूं। हमने अपने टाइम पे चीनी सस्ती रखी, हमारे चीनी जो है वो 55 रुपए से मेरे ख्याल से 1 महीने के लिए ऊपर गई थी, उसके बाद वो ऊपर नहीं गई, 53 रुपए पे हम चीनी छोड़ के गए थे। जब आप डोमेस्टिक मार्केट में चीनी की प्राइस को कंट्रोल करते हैं, और डॉलर भी हमने कंट्रोल किया हुआ था, तो इसलिए एक्सपोर्ट भी फीजिबल नहीं था चीनी का। उस सरप्लस को एक्सपोर्ट की इजाजत देने के लिए आपको मार्केट को सब्सिडाइज करना पड़ा। हमारे टाइम पे डॉलर 105 रुपए का था, चीनी एक्सपोर्टर को नुकसान हो रहा था। अच्छा गॉट द पॉइंट, बिल्कुल। आगा साहब आटा और चीनी का स्कैंडल तहकीकात नैब करेगा, नैब ने ये केस रावलपिंडी को दे दिया, डीजी रावलपिंडी को। मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि उन लोगों को जिनका नाम हम बार बार ले रहे हैं, और बसरा साहब ने भी उनका नाम ले लिया, क्या उनको सजाएं होंगी, या बसरा साहब की ख्वाहिश है जो मिलें बंद हैं उनके मालिकान को पकड़ें और सजाएं दे दें?
देखें, जो बसरा साहब चाह रहे हैं वो ही ये करने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको देखें एक और बात बताऊं कि मुझे बसरा साहब जैसे लोगों पर बड़ा अफसोस होता है। ये बेचारे अपनी सियासत को और अपने चीज़ों को इस चक्कर में आके पीटीआई में आके शामिल हुए थे कि हम कुछ अच्छा करने जाएंगे, कुछ अच्छा करेंगे। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और मेरे कुलीग हैं नजीब हारून साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमाओं में से हैं, जो 7, 8, 9 लोग थे, जिसमें से 9वां इमरान खान था, तो उसमें से एक ये थे। और उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया और बिल्कुल जिस तरीके से एक पॉलिटिकल वर्कर होना चाहिए, और मेरी ख्वाहिश है कि इस किस्म का वर्कर हमारे पास पीटीआई में से निकल के असल सियासी पार्टी में आए, ताकि इन जैसे लोगों का यहाँ पर इनकी जगह ये यहाँ पर डिलीवर कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, ये तो देखे ना, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी जो है शेख रशीद के बकौल जो शेख रशीद कहते हैं, जिन लोगों ने इनको बनाया है, ये वही नकल, वही गैर जमहूरी सियासी कुव्वतें हैं जो एक टारगेट लेके आते हैं, और जिसके बारे में शेख रशीद ने कहा है, ये सुभान अल्लाह, इनका यानी एलाई है शेख रशीद ने जो बिलावल साहब को मुतल्लिक कहा है, आगा साहब जरा वो भी बता दीजिए, उनके ये मुकद्दस अकवाल जब आप सुना ही रहे हैं तो। देखें मेरी बात सुने, मैं आपको, अगर वो आप समझते हैं कि वो टोटली घटिया अल्फाज इस्तेमाल अच्छा करते वो हैं, करें तो घटिया, कुछ हमारे मुतल्लिक करें तो अच्छी बात, शीजा की पार्टी सब्सिडी देता है वो अच्छी बात, मैंने कब कहा कि आपके मुतल्लिक कहा? आप करें तो ठीक, हमारा रोजा छूटे तो गुनाह, अपने आप पे क्यों ले रहे हैं? आप अपने आप पे ले क्यों रहे हैं? नजीब हारून को मैंने बोला कि लिखे, जो चाहे आपका उसमें नजीब हारून को मैंने कहा जो मर्जी कहिए। नहीं नजीब भाई, मेरी बात सुने जी भाईजान। वो भाई नजीब हारून ने मेरे कहने पे नहीं लिखा, नजीब हारून ने जो लिखा है वो आपकी पीटीआई का, आप पीटीआई में नहीं भी थे, पीटीआई में आप थे नहीं जब वो पीटीआई बना रहे थे, ये उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन बातों से, जो बातें करती थी अवाम में, उनसे हट चुकी है। नाहिद अब्बासी ने जो पीपल्स पार्टी बनाने वाली थी, जो पीपल्स पार्टी के मुतल्लिक कहा, जरा वो भी फरमा दीजिए। लेट्स हैव अ डिबेट नाउ। जरा नाहिद अब्बासी की बातें सुनाएं आप। पार्टी बनाने में तो नहीं थी यार, देखें बेनजीर के साथ, भुट्टो साहब भाईजान जब जिंदा लोगों की बात कर रहे हैं सर, देखें बात कर भाई मेरी बात सुने, नाहिद अब्बासी की बात करते हैं। अगर आपने इनको ये नोक जोक चलानी है इन्होंने, अगर देखें, अगर अदनान भाई, अगर इन्होंने नोक जोक करनी है, ये जाके टर पर करते रहे, मैंने कोई बात इनकी बीच में कोई कहा, ये जो इन्होंने बोला, प्लीज। अच्छा आगा साहब, मेरा सवाल का जवाब देने, टाइम खत्म हो रहा है। क्या खुसरो बख्तियार, जहांगीर तरीन और दीगर लोग जो कैबिनेट का हिस्सा हैं, जो इस रिपोर्ट में जिनकी शुगर मिलों का तज़किरा है, जिनकी गंदुम स्टोरेज का तज़किरा है, क्या उनको सजा होगी या नहीं होगी? हाँ या ना में जवाब चाहिए सर। हर उस आदमी को सजा नहीं होगी जो एस्टेब्लिशमेंट के डिक्टेशन पे चलेगा, जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और उसके खिलाफ केसेस भी होंगे। साहब ने ये कह दिया है कि जिनको सजा नहीं हुई एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे चल रहे हैं, मियां साहब को नहीं हुई, बाहर चले गए, शहबाज शरीफ को अभी तक नहीं हुई, जरदारी साहब को अभी तक नहीं हुई, मतलब आप सारे एस्टेब्लिशमेंट की आप ऑन करें। अच्छा तो आप ऑन कर ले, आप ऑन कर ले, फिर आप ऑन कर ले कि हम कठपुतली हैं, आप ऑन कर ले कि हम कठपुतली हैं, एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे चल रहे हैं। आपने कहा ओ भाई, ये तो इमरान खान खुद कहता है, ये तो इमरान खान कह रहा है। प्लीज मुझे इमरान खान की बातों को आपके आगे रिपीट कर रहा हूं। आगा साहब जवाब ले लिया। शीजा साहब एक कमेंट कर दीजिए। शीजा साहब, आगा साहब बिल्कुल जवाब ले लिया मैंने आपका। शीजा साहब, इमरान खान ने जब, देखें मेरी बात सुन, इमरान खान ने जब सबसे पहले जाके वहां पर गुरुद्वारे की ओपनिंग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि क्या 6 महीने में ये सब चीज कंप्लीट होने, ये वाकई मेरी गवर्नमेंट है, ये मैंने नहीं कहा, ये इमरान खान ने कहा। सर आपका नुक्ता ले लिया सर, बिल्कुल समझ आ गया। शीजा साहब एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बार बार नैब शहबाज शरीफ साहब को बुला रही है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब पेश नहीं हो रहे नैब के सामने, वजह क्या है? शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं पेश हो रहे? क्या क्योंकि कोरोना अगर वजह है तो शहबाज शरीफ साहब की डिमांड है, मुस्लिम लीग नून की डिमांड है कि नेशनल असेंबली का इजलास बुला लिया जाए, तो वहां भी कोरोना के खतरात हो सकते हैं, तो नैब में जाते हुए कोरोना का खदशा जाहिर कर दिया जाता है, नेशनल असेंबली का इजलास बुलाया जाता है, तो वहां अपोजिट मौक़िफ़ अख्तियार कर लिया जाता है। ऐसा क्यों है शीजा साहबा? मैं
फिर से इजहार अफसोस करूंगी। उस्मान बच्चा साहब पढ़े लिखे मेरे कॉलीग हैं और वो इस तरह की बातें करते हैं। सब्सिडी लोगों को बेवकूफ ना बनाएं। हमारे वक्त में सब्सिडी चीनी सस्ती थी आवाम के लिए, आवाम भी जानती है, और एक्सपोर्ट की प्राइस भी नहीं थी। ना लोगों को बेवकूफ बनाएं। जहां तक लोगों को सजा देने का ताल्लुक है, जिसका नाम इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में आया है उसको पहले से बेटर मिनिस्ट्री दे दी गई है, और ये आगे भी आप देखिएगा ऐसे ही होगा। मेरे सवाल पे आ जाइए जल्दी से। शहबाज साहब की जहां तक बात है, उनका एक बंदे की क्वेश्चनिंग जो है वो स्काइप पे हो सकती है, वर्चुअली हो सकती है। हम तमाम रिटन जवाब दे चुके हैं। हम इससे पहले हर पेशी पे पेश होते रहे हैं, जेलें काट चुके हैं। हम इनकी तरह लाडले नहीं हैं। हमारे चाहे वो मियां नवाज शरीफ हो, मरियम सफदर हो, या मेडिसिन के स्कैंडल में क्या हुआ? अगर रफीउल्लाह साहब बारी बारी मेडिसिन स्कैंडल में क्या हुआ? जहाँ तक नेशनल असेंबली का ताल्लुक है, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। नेशनल असेंबली इस मुल्क की ऑगस्ट हाउस है, जिसको इस नेशनल इशू के ऊपर डिबेट करनी चाहिए और पॉलिसी देनी चाहिए। नेशनल असेंबली से ये लोग भागते रहे हैं या आज भी भाग रहे हैं। देखिए उसके वर्चुअल इजलास ना होने के बहुत ज्यादा रीजन है, मैं यहाँ पर उनको लिस्ट नहीं कर सकती, आपके पास टाइम नहीं है। वो 300-400 बंदे का इजलास है, उसके वी हैव द एबिलिटी एंड द कैपेसिटी कि हम सोशल डिस्टेंसिंग पे वो इजलास बुला भी सकते हैं और वो कंडक्ट भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। वो एक नेशनल इमरजेंसी के लिए गॉट द पॉइंट। टाइम खत्म हो रहा है। बसरा साहब ओवर टू यू सर, कंक्लूड कीजिए। अब मैं सिर्फ इसको सिर्फ कंक्लूड करूंगा। देखिए शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क के अंदर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, एक बड़ी पार्टी को हेड करते हैं। रूल ऑफ लॉ के सामने सरेंडर करना, अपनी जात से एग्जाम्पल उनको बनानी चाहिए। अब वो कोरोना के पीछे छुप रहे हैं। कभी कल तक वो कह रहे थे मुल्क के अंदर कोरोना से लड़ने आया हूं। और शीजा मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी मियां साहब से कहिए कि देखिए लीडर बनता है अपनी मिसाल से। अब आप कोरोना के पीछे न छुपें, और बिल्कुल ये कोई तरीका नहीं कि कोरोना आप कहते हैं नैब में नहीं जाना क्योंकि कोरोना है। अब भाई मेरी सुन लीजिए, शहबाज शरीफ साहब की लॉजिक सुन लीजिए। अब इस पे हंसे के रोएं। वो कहते हैं नैब में नहीं जाना, डॉक्टर ने कहा कोरोना है, लेकिन पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं तो वहां कोरोना फ्री को टेरिटरी है। मेरी बात सुनिए, नैब को फेस कीजिए, कानून को फेस कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो मेरे गांव में भी पिछले दिनों एक पर्चा हुआ है मेरे कुछ दोस्तों के ऊपर, उनसे भी मैं कहूंगा आप भी ऑनलाइन चले जाएं। शहबाज शरीफ नहीं जा रहा, वो भी ऑनलाइन चले जाएं। उनका अगर ऑनलाइन जवाब एक्सेप्ट नहीं हो सकता तो मियां शहबाज शरीफ का भी नहीं होना चाहिए। Nobody is above the law and no one is more equal than others। ये शीजा आपको अपनी पार्टी के अंदर बात करनी चाहिए। बसरा साहब, आगा साहब जल्दी से सर, जल्दी से। आगा साहब इंडोर्स कीजिए आप भी कि शहबाज शरीफ को मेरी बात सुनिए। उस्मान बसरा साहब को बोले जो मेडिकल का काम हुआ ना, मैं अद्वियात के ऊपर जो इन लोगों ने स्कैंडल, जो अद्वियात के स्कैंडल सामने आया, जिसमें गवर्नर सिंध शामिल थे, जिसमें इनके पार्टी के जनरल सेक्रेटरी शामिल थे, जिसमें सारी दवाइयों के स्कैंडल में जैसे सदर पाकिस्तान तक सारे शामिल थे, उसका इन्होंने क्या किया? उनको इन्होंने उठा के पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बना दिया, पार्टी के मेन ओहदे दे दिए। ये जो मर्जी कर ले, ये जो मर्जी कर ले, इन्होंने किसी को सजा नहीं दे रही। इन्होंने एटीएम मशीनें बिठाई जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इस पे बात हो रही है। तो अच्छा, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि स्कैंडल, हम किधर बात कर रहे हैं और आगा साहब किधर बात कर रहे हैं? आगा साहब वो चोरियां किधर चली गई हैं? अपनी जात से बात कीजिए। आप मुझे किसी एक, आज मुझे किसी एक भी, आप मुझे स्टोर में, आप मुझे किसी एक स्टोर में आज मुझे बता दें जहां पर राशन मिल रहा हो। यूटिलिटी स्टोर आपके सारे खाली पड़े हुए हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि सिंध के अंदर राशन नहीं मिल रहा। रियासत को आपने उठा के कमजोर कर दिया। वजीर आजम जो है लोगों से, बहुत शुक्रिया।